इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे ये जो आप लोगों को कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो दिखाई दे रहा है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे बेटा हम लोगों को दो चीज समझ में आ रही है। पहली चीज तो हम लोगों को यहाँ पे मॉलिक्यूल इसका मीनिंग क्या है ये समझना है। सेकंड थिंग यहाँ पे हम लोगों को इनहेरिटेंस इसका मीनिंग क्या है ये समझना है। ठीक है, फर्स्टली क्या चीज बेटा, एक तो मॉलिक्यूल इसका मीनिंग क्या है वो हमें देखना है, और सेकंड थिंग इनहेरिटेंस इसका मीनिंग क्या है ये हम लोगों को समझना है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो मॉलिक्यूल मींस यदि हम एक स्पेशली इस तरह से एक सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो इनसाइड द सेल यदि हम लोग बेटा स्टडी करें तो इनसाइड द सेल डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हम लोगों को मॉलिक्यूल्स जो है दिखाई देंगे। ओके, समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का जो स्टडी कर रहे हैं तो इन मॉलिक्यूलर लेवल पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, यदि हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे यदि हम देखें क्या चीज, मॉलिक्यूलर लेवल पे एक कैरेक्टर्स जो है कौन से पैरेंटल कैरेक्टर उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसका हम स्टडी एक मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन से मॉलिक्यूल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है उस तरह से हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये कहलाएगा बेटा क्या चीज, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, जस्ट मिनट देख लेते क्या प्रॉब्लम है। ओके कल्याणी, आवाज नहीं आ रहा है सर, रिज्वाइन करके देखो, साउंड क्लियर नहीं है। कितने लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है पहले तो ये बताओ, मैंने इसलिए पहले पूछा था। लोग 9 पार्टिसिपेंट, वॉइस क्लियर बेटा, 10 पार्टिसिपेंट क्लियर है ओके क्लियर है। बेटा जिनका वॉइस का प्रॉब्लम बेटा आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ध्यान देंगे एक बार। बेटा वॉइस क्लियर है यस लिख के भेजेंगे जल्दी जल्दी, वॉइस क्लियर है यस, वॉइस क्लियर है यस यस यस। यदि यस है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, तो पर्टिकुलर उन स्टूडेंट का प्रॉब्लम है जिनके पास नेटवर्क का इशू है बेटा। ओके मैक्सिमम रिस्पॉन्स बेटा यस के आया मुझे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड 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 ओके। बेटा सभी को बेटा वॉइस क्लियर है, जिनका वॉइस का प्रॉब्लम है जिन भी स्टूडेंट पे वो लोग बेटा ध्यान देंगे, क्या करना है आपको, रीज्वाइन करना है या फिर प्रॉपर नेटवर्क वाली कंडीशन में आना है। चलो आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये बेटा ये एनसीईआरटी है, हमें यहाँ से ही आपको यदि समझा होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि ये डिक्टेशन जैसा हो जाएगा, तो ये डिक्टेशन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से हम समझेंगे। तो डिक्टेशन में बेटा थोड़ा पिक्चर्स के साथ ही साथ और भी बहुत सारे पार्ट्स जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रही है, फर्स्ट स्लाइड में जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं बेटा क्या चीज, मेंडल के टाइम की बात हो रही है। जो हम बात कर रहे हैं बेटा मेंडल के टाइम की, तो एट द टाइम ऑफ मेंडल, एट द टाइम ऑफ मेंडल नेचर जो है बेटा फैक्टर का, ठीक है, वो क्लियर नहीं था क्या चीज, रेगुलेटिंग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनका मीनिंग क्या है ये पार्ट हम समझेंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए बेटा, सबसे पहले आप लोग डायरेक्टली हमारा जो बोर्ड वाला जो पार्ट है वहां पे लिखिए एक बार, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्टली मैं आप लोगों को दो कंसेप्ट बताने वाला हूँ। दो कंसेप्ट में पहली चीज तो बेटा हमारे पास एक तो फर्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है जॉन ग्रेगोर जॉन मेंडल, और दूसरे साइंटिस्ट जो हमारे पास है वो है बेटा क्या चीज, फ्रेडरिक मिस्टर। तो यहां पे देखिए बेटा ग्रेगोर जॉन मेंडल एंड फ्रेडरिक मिस्टर जो है इन दोनों ने अपना एक सेल्फ रिसर्च की। ओके, अब सेल्फ रिसर्च में एक प्लांट जिसका नाम है पाइसम सटाइवम, क्या नाम है बेटा, हेलो ध्यान दे रहे हो, पाइसम सटाइवम मींस गार्डन पी का जो प्लांट है, इस प्लांट पे जॉन मेंडल ने स्टडी की है। और स्टडी करने के बाद उन्हें यहाँ पे जो कंसेप्ट समझ में आया कि कुछ तो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जो कैरेक्टर्स जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेगोर जॉन मेंडल, इन्होंने अपना जो रिसर्च किया, तो इन्होंने जो रिसर्च यहाँ पे जो की है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग यदि हम समझे तो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या चीज, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके लिए यूनिट टर्म जो यूज किए, क्या टर्म यूज किए, फैक्टर। कौन सा टर्म यूज किया बेटा, फैक्टर टर्म यहाँ पे उन्होंने यूज किए। ओके, अब यहाँ पे जस्ट मिनट, अब फ्रेडरिक मिस्टर के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिस्टर जो है, अभी यदि हम देखें बेटा तो फ्रेडरिक मिस्टर की क्या रिसर्च थी, तो फ्रेडरिक मिस्टर जो है यदि देखिए, और जॉन मेंडल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखिए बेटा कि इन्होंने जो है क्या कहा बेटा, जॉन मेंडल ने इनहेरिटेंस कैरेक्टर जो है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्योंकि ये नहीं जानते थे कि वो जीन है, ये नहीं जानते थे कि वो जीन है, इसलिए इन्होंने इसका जो टर्म जो यूज किया वो क्या बता दिया, फैक्टर। उसी के साथ साथ मेंडल जो है, मेंडल के साथ साथ अगेन एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिक मिस्टर, वो भी अपना एक स्टडी कर रहे थे। और फ्रेडरिक मिस्टर ने क्या किया, एक जो कुछ पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा था, तो इन्फेक्शन की वजह से उनको पस बन रहा था, तो बेटा जो पस सेल है, पस सेल को लेकर के क्या बता रहा हूं बेटा मैं,
फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल को लेकर के उन्होंने जब यहाँ पे स्टडी किया तो फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में उन्हें कोई केमिकल सब्सटेंस वहां पे आइडेंटिफाई हुआ, ऑब्जर्व केमिकल सब्सटेंस में जो ऑब्जर्व हुआ तो उस केमिकल सब्सटेंस हम लोग जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, डीएनए। तो बेटा ये तो हमें आज पता चला, क्या बता रहा हूँ, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। तो ये हमें आज पता चला है कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली क्या है। और बेटा उस टाइम पे जब हम मेंडल के टाइम की बात करें या फिर फ्रेडरिक मेंडल के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे हम ये नहीं जानते थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें ये कैसे पता चला, तो बेटा ये आफ्टर 100 ईयर लेटर, 100 ईयर जो है वक्त गुजरते गया, फ्रेडरिक मिस्टर ने फर्स्ट सेल में से जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया और न्यूक्लियर नाम दिया, फ्रेडरिक मिस्टर ने एक कराया जो कि इनहेरिटेंस में रिस्पांसिबल है, वो फैक्टर है, ऐसा फ्रेडरिक मिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया। दोनों को ये नहीं मालूम था इनका काम क्या, दोनों ये नहीं जानते थे कि फैक्टर ही न्यूक्लिन है और न्यूक्लिन ही फैक्टर है, ये दोनों नहीं जानते थे, ये अपने स्टडी कर रहे थे और ये सिर्फ स्टडी कर रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड एक कंपाउंड है जो सेल के न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक मिस्टर। लेकिन ये चीज बेटा जो जॉन मेंडल है इन्होंने जो बताया क्या चीज, डीएनए को नहीं बताया। जॉन मेंडल ने बताया कि कोई कंपाउंड है, कोई पार्टिकल है, छोटा सा कण होता है, एक टुकड़ा होता है जो एक सेल के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। क्या बता रहा हूं बेटा हमें, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड में क्या चीज, एक पार्टिकल प्रेजेंट है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो रहा है, उसका नेम इन्होंने फैक्टर टर्म दे दिया बेटा। इन्होंने एक सेल पर सेल से न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर कर दिया, बट ये नहीं जानते थे कि वो डीएनए ही है जो कैरेक्टर्स जो है इनहेरिट कर रहा है। ये नहीं जानते थे कि सेल के न्यूक्लियस में जो मिला हुआ जो केमिकल कंपाउंड है वो जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पांसिबल है। क्लियर हुआ बेटा इतना पार्ट? हेलो, एक बार मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं, आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पांस चाहिए, यस नो, क्लियर बेटा, कह रहा हूं यस 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 नो नो। कितने लोगों को प्रॉब्लम है बेटा, रेज योर हैंड, कितने लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम है? अभी वॉइस नहीं आ रही है सभी लोगों को? बेटा रेज योर हैंड, कितने लोगों को प्रॉब्लम आया, ओनली रेज योर हैंड। ठीक है, दो स्टूडेंट दिख रहे, दो तीन। बेटा कितने लोग क्लियरली मुझे सुन पाए हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, कंटिन्यू करते बेटा। अभी हैंड ओवर कर सकते हो बेटा अभी आप लोग, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया, जो जॉन मेंडल है, जॉन मेंडल के यहाँ हम देखें तो जॉन मेंडल ने बेटा एक रिसर्च की कौन से प्लांट पे, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मींस गार्डन पी, और गार्डन पी पे यहाँ पे इन्होंने जो रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बताया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो इनहेरिटेड हो रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक पार्टिकल जिसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया, उस टर्म को फैक्टर कहा। क्या था बेटा? फैक्टर। उसी के साथ साथ बेटा फ्रेडरिक मिस्टर जो उन्होंने एक फर्स्ट सेल पे स्टडी किए और फर्स्ट सेल पे स्टडी करने के बाद उन्होंने इनसाइड द न्यूक्लियस एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो उस केमिकल सब्सटेंस को उन्होंने सबसे पहले जो टर्म दी वो न्यूक्लियन टर्म जो है इससे रिप्रेजेंट किया। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते किसने क्या नाम दिया, क्योंकि हमको मालूम है बायोलॉजी में देखना कोई और है, एमिट कोई और करता है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल थोड़ी देर के बाद आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे बेटा फ्रेडरिक मिस्टर ने एक केमिकल सब्सटेंस जो है डिस्कवर कर लिया, जॉन मेंडल ने भी एक केमिकल सब्सटेंस डिस्कवर कर लिया। दोनों को ये नहीं मालूम था इनका काम क्या है, दोनों भी नहीं जानते थे फैक्टर क्या है, काम करता है और न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है। वो तो आज हम जानते हैं बेटा कि ये दोनों भी चीजें जो है, दोनों भी कंपाउंड एक ही है, जो कि क्या है बेटा, डीएनए है। और डीएनए जो होता है बेटा ये कैसा है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है कैसा है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये हम आज जानते हैं, बट उस टाइम पे हमें किसी को ये नहीं मालूम था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, इतना बात क्लियर हुआ सभी लोगों का? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसी स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारे पार्ट्स को, और भी बहुत सारे कांसेप्ट हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। आज का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है मिस मेंडल और फ्रेडरिक मिस्टर, इन दोनों के कांसेप्ट जो है आप लोगों को ये थे, इसलिए मैंने आप लोगों को चार पार्ट यहाँ पे क्लियर किया। ओके ठीक है, तो अभी देखिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है थोड़ा सा हम लोग वापस से हम अपने जो स्लाइड है उस स्लाइड पे आएंगे फिर से, और उस स्लाइड को लेते हुए आगे हम सारे पोर्शन को समझेंगे। ठीक है, बेटा 2 से 3 क्लास में आप लोग कंफर्ट जोन में आ जाओगे, ऑनलाइन क्लास में आकर के बहुत अच्छी तरह से आप स्टडी कर पाओगे। ओके, अभी बेटा रोटेट कर लीजिए, मैंने स्क्रीन दिया हूं, आप लोगों को शेयर किया, उस स्क्रीन पे वापस कर लीजिए। अब देखिए बेटा, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था, अब ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। एट द टाइम ऑफ मेंडल, क्या बताया हुआ बेटा, एट द टाइम ऑफ मेंडल, ओके, क्या चीज, फैक्टर जो है जो इनहेरिटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फैक्टर एक्चुअली क्या है वो क्लियर नहीं था, बट आफ्टर 100 ईयर, ठीक है, नेक्स्ट 100 ईयर हम लोगों को पता चला कि जो फैक्टर है वो है डीएनए, और डीएनए ही जो होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल है मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। ये जो है हमें बेटा आफ्टर 100 ईयर हमें समझ में आया। और डीएनए का फुल फॉर्म जैसे कि हम लोग जानते हैं जो कि क्या है बेटा, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है ये हम लोगों को अभी यहाँ पे क्लियर हुआ। ओके, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट,
हम लोगों ने बेटा जैसे कि 11th क्लास में क्या देखे थे बेटा, जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये होता है बेटा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है ये? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर है मींस यदि हम देखें तो अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेटा मींस यदि हम लोग यहाँ पर, ठीक है, एक डीएनए का हम स्टडी करते हैं तो देखिए बेटा यहाँ पे बेटा कॉस्टिक, अभी लोअर हेड कर लो आप, आपके उससे बाद में बात करता हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए यहाँ पे हम लोग कॉसिक कॉसिक अंगारी, ये एक सेल है बेटा। ये जो सेल है इनसाइड द सेल ये हो गया न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस जो है ये क्या हो गया बेटा? डीएनए। ओके, इनसाइड द सेल जो है ये क्या हो गया बेटा? न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब न्यूक्लिक एसिड जो है यदि हम देखें तो अभी यहाँ पे ये इस न्यूक्लिक एसिड को हम बाहर निकालते हैं, मींस यहाँ पे एकदम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से बेटा ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल का भी हम स्टडी कर रहे हैं तो ये जो डीएनए है इसमें हम लोग इतना पार्ट जो है, इस पार्ट को यदि हम लेके समझे तो यहाँ पे ये बना हुआ है बेटा न्यूक्लियोटाइड का, इस तरह से। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड ये होती क्या है, तो देखो बेटा इस तरह से 1000 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब आपस में ज्वाइन होगा तब जाके जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कहलाएगा क्या चीज? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मींस इस तरह से यहाँ पे एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन गई जिसको हम कहते हैं बेटा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। क्या हो गया ये? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये फॉर्म हो गया डीएनए। अब डीएनए जो बेटा जैसे कि हम लोगों ने देखे कि ये जो है 1000 पेयर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में वन न्यूक्लियोटाइड अगेन वन अगेन वन अगेन वन, इस तरह से बेटा कंटिन्यूअसली जब न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते जाएगा तब जाके एक डीएनए फॉर्म होगा। क्लियर हुआ? अब ये जो डीएनए जो फॉर्म होगा तो ये डीएनए एक्चुअली कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बेटा ये एक मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गई क्या चीज बेटा? एक पेंटोज शुगर। ठीक है, इस पेंटोज शुगर के साथ बेटा इधर साइड में यदि हम देखें तो यहाँ पे जो ज्वाइन होता है क्या चीज बेटा? एक कंपाउंड जिसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे बेटा ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे हम देखें तो ज्वाइन होता है कंपाउंड जिसे कहते हैं फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट ज्वाइन हो गया तो यहाँ पे ये फॉस्फेट हो गया, ये हो गया बेटा पेंटोज शुगर। तो फॉस्फेट पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इस तरह से यहाँ पे ये जो कंपाउंड जो फॉर्म हुआ ये कंप्लीट कंपाउंड जो है बेटा ये कहलाएगा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा? ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह से जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में ज्वाइन होंगे तब जाके ही यहाँ पे फाइनली क्या फॉर्म होने वाला है? एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होगा। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है इसका डेफिनेशन आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते फिर से रिपीट करूंगा बेटा मैं। ठीक है, इसको मैं बोर्ड पर समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये हो गया बेटा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिससे क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेटा जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आरएनए और दूसरा होता है बेटा क्या चीज? डीएनए। एक आएगा आरएनए और दूसरा आएगा डीएनए। तो इस तरह से 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड जो है सेल में प्रेजेंट होते हैं जो एक्ट करते हैं कैसे बेटा? एज अ जेनेटिक मटेरियल। बट यहाँ पे बेटा मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल की तरह जो रोल प्ले करेगा वो क्या है बेटा? वो है डीएनए। कुछ वायरसेस में हम देखें बेटा, यदि हम देखें तो वहां पे जो काम करेगा सम वायरसेस में तो वो आएगा आरएनए। तो आरएनए जो है बेटा क्या करता है बेटा? सम वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो बेटा ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रही है इसमें हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है पहला एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए, 2 टाइप के बेटा न्यूक्लिक एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग सिस्टम में देखने को मिलेंगे। अभी 2 टाइप के जो न्यूक्लिक एसिड जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है तो इसमें मैंने आपको क्या बताया बेटा? डीएनए जो है एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल कहां पे बेटा? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। बट ये चीज हम देखें बेटा तो आरएनए जो है, आरएनए भी आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल बट इन सम वायरसेस, सम वायरसेस। ठीक है, एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर वायरस में डीएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल होता है। बेटा यहाँ पे ये वर्ड याद रखना है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है बेटा, डायरेक्टली बताया हुआ है सम वायरसेस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके दिया जा सकता है, ऑल वायरसेस क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? यस, नो, आरएनए सम वायरसेस में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। मींस मोस्टली आरएनए का फंक्शन जो है कैसे हो गया बेटा? एज अ मैसेंजर। देखो मैसेंजर की तरह भी काम करता है, अडैप्टर की तरह भी काम करता है, स्ट्रक्चरल रोल भी है और कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी है। कैसे कैसे हो गया? फर्स्टली मैंने क्या बताया आपको, इसका जो रोल है एक तो एज अ मैसेंजर, एज अ अडैप्टर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड कैटालाइटिक मॉलिक्यूल। इस तरह से आरएनए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सम वायरसेस में ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, बाकी आरएनए के यहाँ पे जो आप वर्ग देख रहे हो ये है। तो अब यहाँ पे बेटा इस आरएनए को लेकर के मैं थोड़ा सा आपको आरएनए कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ। अगेन बेटा फिर से आप लोग बोर्ड पे आइए, हमारे व्हाइट बोर्ड पे आइए बेटा।
ओके, तो देखिए बेटा, जैसे कि कल मैं आप लोगों को जो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बता रहा था, मैंने क्या बताया बेटा, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो है ये एक्ट कर रहा है एज ए जेनेटिक मटेरियल। फिर आरएनए की यदि हम बात करें बेटा, तो आरएनए के जनरली टू टाइप होता है। एक तो बेटा आरएनए जब एक्ट करेगा एज ए जेनेटिक मटेरियल तो इसको कहते हैं बेटा जेनेटिक आरएनए, और दूसरा आरएनए बेटा जब ये एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करेगा, फंक्शनल जब रोल प्ले करेगा तो इस टाइप के आरएनए को कहते हैं बेटा नॉन जेनेटिक आरएनए। अब नॉन जेनेटिक आरएनए में बेटा थ्री टाइप के आरएनए होते हैं जो कि नॉन जेनेटिक होते हैं। ओके, अब ये जो थ्री टाइप के जो आरएनए जो कि नॉन जेनेटिक है, तो इसमें एक आता है एमआरएनए, दूसरा आता है बेटा आरआरएनए, और तीसरा आता है ईआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा, मैसेंजर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक मैसेंजर की तरह रोल प्ले कर रहा है। मैसेंजर की तरह रोल प्ले कैसे होगा, देखो तो बेटा मैसेंजर की तरह रोल तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, देखो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया एक सेल, इस सेल में इनसाइड द सेल ये हो गया न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का कंटिन्यूएशन जो रहेगा ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया कैसे बेटा सेल, ये क्या हो गया बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया न्यूक्लियस। अब देखिए जो डीएनए प्रेजेंट है वो कहां पे प्रेजेंट है बेटा, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किसको करेगा, एमआरएनए को, और इस एमआरएनए से ये बाहर निकलेंगे। हम लोगों ने बेटा न्यूक्लियस का स्टडी किया था, इस तरह से यहाँ पे बीच बीच में न्यूक्लियर पोर होते हैं ना न्यूक्लियर पोर। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में स्टडी की है, और फिर इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो ये जो हो गया यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सेल का स्टडी करें तो यहाँ पे देखिए बेटा जो एमआरएनए यहाँ से बाहर आया तो राइबोसोम्स के पास जो है बेटा इंफॉर्मेशन एमआरएनए ट्रांसफर करेगा जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब ये मैकेनिज्म एक्चुअली होता कैसे है ये मैं आपको और भी आगे डिटेल में समझाऊंगा। तो एमआरएनए का रोल क्या होगा बेटा, मैसेज। डीएनए ने बोला कि बाहर से कोई पैथोजन आया है, इसको मारने के लिए मुझे प्रोटीन बनाना है, ठीक है। सेल ने स्टिमुलस हुआ, सेंस लिया, सेंस लेने के बाद उसने जैसे फाइंड किया कि बाहर से कोरोना वायरस बॉडी के अंदर गया है, तो डीएनए ने अपना ये रिस्पांस उसने एक्सेप्ट किया, और कोरोना वायरस को मारने के लिए हमारे बॉडी में बनता है इंटरफेरॉन जैसे कि, तो इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करना है। तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, उसने इंटरफेरॉन बनाने वाली कोडिंग जो है वो इसको ट्रांसफर किया बेटा एमआरएनए को। अब ये एमआरएनए डीएनए का जो मैसेज है राइबोसोम के पास लेके जाएगा, क्योंकि राइबोसोम का ही फंक्शन है इस वायरस को मारने वाले प्रोटीन को बनाना। तो ये जैसे ही वायरस जब एंटर किया है सेल में, तो ये वायरस को मारने वाले जो फंक्शन है वो राइबोसोम्स के पास में तो है, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन डीएनए के पास में। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेके जो जाएगा, डीएनए का जो मैसेज राइबोसोम्स तक जो पहुंचाना है वो किसका काम है बेटा, एमआरएनए का। समझ में आ गया एमआरएनए एज ए मैसेंजर किस तरह से काम करेगा। ओके गुड। अभी देखिए आरआरएनए का काम क्या है। आरआरएनए बेटा ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, क्योंकि बेटा हमको मालूम है यूकेरियोटिक में राइबोसोम्स होते हैं इस तरह से 80 सब यूनिट होती है, उसमें से स्मॉल सब यूनिट है, और ये क्या रहेगा बेटा लार्ज सब यूनिट है। तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट यदि हम देखें तो इसको जोड़ के रखने में राइबोसोम की सिंथेसिस में बेटा आरआरएनए का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल रोल हो गया। टीआरएनए बेटा अभी यहाँ पे हम लोग को जो प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए। अमीनो एसिड की सिंथेसिस यदि करना है तो अमीनो एसिड बेटा यहाँ पे सेल में इधर साइड प्रेजेंट है। अमीनो एसिड बेटा साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक के पहुंचाना पड़ेगा। तो इस साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक के ट्रांसफर करने में जो रोल प्ले होगा वो किसका होगा, टीआरएनए का होगा। क्लियर हुआ बेटा इतना इंफॉर्मेशन। चलो अभी देखते हैं आप लोगों का क्या रिस्पांस है। कुछ लोगों के चैट आए हुए हैं, ठीक है, चैट में मैं रिस्पांस देख लेता हूं, ठीक है। जैसे कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। रेज हैंड आप किसका दिख रहा है बेटा, रितिका, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, रितिका बोलो बेटा। ये आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके मैसेंजर वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी। ओके एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ, एमआरएनए वाला बता दे रहा हूँ बेटा, रिवाइज करवा दे रहा हूँ, टीआरएनए का फंक्शंस बता दे रहा हूँ। सेजल क्या प्रॉब्लम है बोल बेटा, क्या बोले, आरआरएनए बता दे रहा हूँ बेटा। जानवी क्या प्रॉब्लम बोलो बेटा, जानवी अनम्यूट क्या मैंने आपको, बोलो। ओके मैं अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान देंगे बेटा। रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगा, नौसिम मिल जाएंगे। वायरस में आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यस सर। ओके देखिए बेटा जो भी कंसेप्ट है फिर से देखिए, मैंने पहले कहा हूं कि आप लोग अभी जो क्लास करने आए हो ऐसे उठे और आगे ऐसे नहीं आना। आप लोग जो क्लास के लिए आए हो पहली चीज तो आपका टास्क ये है कि आप पढ़ के आइए अच्छे से, ठीक है। ये जो डीएनए है आरएनए है बायोमोलिक्यूल आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। बायोमोलिक्यूल के बाद में आप लोगों को नेक्स्ट क्या है जो एनसीईआरटी की स्टडी की फुल पेज है वो आपको पढ़ लेना है, समझिए। इतना आप स्टडी करके आओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक पे जाओ, बेसिक की स्टडी आप लोग अच्छे से करो, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या चीज हम लोग एक तो डीएनए देख रहे थे, ठीक है, और दूसरा आरएनए, दोनों भी क्या है न्यूक्लिक एसिड है। अब देखिए बेटा ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो बता रहा हूँ एक बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आगे चल के ये सारा पार्ट में आपको रिवाइज करवाऊंगा, मैं इसे डिटेल में पढ़ने वाली है सब। लेकिन यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन जो दिया है, सिर्फ डेफिनेशन याद रखो क्या क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये सेल है, इनसाइड द सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए। अब डीएनए के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के पास प्रेजेंट है तो इसको हमको बाहर ट्रांसफर करना है।
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा डीएनए का मैसेज, तो डीएनए के पास जो मैसेज है उस मैसेज को राइबोसोम्स तक के लेके जाना है, तो उसका रोल क्या हो गया बेटा, मैसेज डालने का रोल हो गया। ओके, ये किसका टाइप है, नॉन जेनेटिक आरएनए। सम वायरसेस जैसे टोबैको मोटिवायरस की बात करते हैं तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इसका काम अलग हो गया, चलो इसको छोड़ दो, आरएनए जेनेटिक मटेरियल। अभी हम यहाँ पे जो फंक्शंस दिख रहे हैं देखा बेटा, नॉन जेनेटिक आरएनए का फंक्शंस दिख रहे हैं, तो नॉन जेनेटिक आरएनए का जो फंक्शंस है उसमें एमआरएनए के तरह डीएनए के मैसेज को राइबोसोम तक लेके जाना है, जितना याद रखो फिलहाल। आरआरएनए के तरह बेटा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह रोल प्ले कर रहा है, राइबोसोम की जो सिंथेसिस है उसमें आरआरएनए रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़े थे हम लोगों ने, याद है, मैग्नीशियम का रोल मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, बट उसी के साथ साथ आरआरएनए का भी रोल रहेगा। फिर टीआरएनए क्या कर रहा है, टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है। अब टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कैसे कर रहा है वो हम देखेंगे। तो टीआरएनए का रोल देखो बेटा, एडाप्टर मॉलिक्यूल, तो पहली चीज तो देखो हमको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन मींस ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये बनेगा प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बना बेटा, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये है, ये इस तरह से जब अमीनो एसिड का पॉलीमर होगा तो प्रोटीन फॉर्म होगा। अब ये अमीनो एसिड कहां पर प्रेजेंट है बेटा, ये जो हो गया, ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड है, इसको उठा के हमको राइबोसोम तक के लेके जाना है, तब जाके वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो राइबोसोम तक के अमीनो एसिड को कौन लेके जाएगा, अपने आप तो चलेगा नहीं ना। तो अमीनो एसिड को उठा के राइबोसोम तक ट्रांसफर करना है, तो वहां पे बेटा टीआरएनए अपना रोल प्ले करेगा एज अ अडाप्टर, इसलिए इसको अडाप्टर आरएनए बोलते हैं। अडाप्टर मॉलिक्यूल है, अडाप्ट कर रहा है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक के ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर हुआ बेटा इतना पार्ट? हेलो, अभी बेटा रेज योर हैंड प्लीज, किसका प्रॉब्लम है, किसको नहीं समझा, रेज योर हैंड प्लीज, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो। बेटा अभी वेबकैम ऑफ नहीं करो, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं आपका पहले तो, ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग में तो मैं बाद में देख लूंगा किसका क्या है। वेबकैम ऑफ करने का परमिशन किसी को भी नहीं है, मैं बीच बीच में आपको ऑब्जर्व करते जाऊंगा। 3% जो बेटा आउट हो गया मीटिंग से, 108% थे इससे पहले, केमिस्ट्री में 125 के आसपास दिख रहे थे मुझे। कैमरा ऑन रखने में प्रॉब्लम क्या होता है आप लोग, आई डोंट नो। किसी को कुछ प्रॉब्लम है जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया अभी? अमृता आपका कैमरा ऑफ है, रेज योर हैंड प्लीज, किसी को कुछ प्रॉब्लम है अभी? नो। तो देखो बेटा अगेन ये जो स्लाइड है, वापस से स्लाइड पे आ जाओ, अपने व्यू को चेंज कर लो बेटा वहां से। देखिए हम अभी यहाँ पे हमारे स्लाइड पे आ गए, अब देखो इतने देर के बाद रेज योर हैंड हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको, ये बोलो। दो लोग हैंड, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, चैट में कुछ बोले हो क्या? आयुषी समझा सर, राजेश का क्या प्रॉब्लम होगी आपकी, तन्वी? ठीक है चलो, देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, इस पर क्या प्रॉब्लम है, चैट पे रिस्पॉन्स करो। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, समझा सर, नो सर, ओके ठीक है। ईश्वरी बार बार रेज योर हैंड क्यों हो रहा है आपका? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगेन इस स्लाइड पे हम वापस आ रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझाने का रहा था कि जो आरएनए हम देख रहे हैं, आरएनए सम वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, बट बाकी यदि हम देखें तो उसका फंक्शन क्या है, नॉन जेनेटिक आरएनए की तरह। तो फंक्शन एज मैसेंजर, एडाप्टर, स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक मॉलिक्यूल, इस तरह से बेटा रोल प्ले करता है आरएनए। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो पोर्शन हो गया बेटा कुछ पार्ट जो आपने 11th क्लास में जो ऑलरेडी स्टडी किए थे। अब यहाँ पे देखिए बेटा 12th एनसीईआरटी जो है, इसमें आपको क्या स्टडी करना है, तो ऑलरेडी हम लोग बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्टडी कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल में। और न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोमर है, जब ये आपस में ज्वाइन होता है तो फॉर्म होता है क्या चीज बेटा, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या हो गया बेटा, पॉलीमर हो गया। क्या हो गया ये, पॉलीमर। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे आपको क्या बताया था बेटा, इस तरह से वन न्यूक्लियोटाइड, अगेन न्यूक्लियोटाइड, अगेन न्यूक्लियोटाइड, 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 इस तरह से बेटा न्यूक्लियोटाइड का जब पॉलीमर होगा तब जाके ये कंपाउंड जो फॉर्म हुआ, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड। क्या कहेंगे बेटा इसे, न्यूक्लिक एसिड। मींस यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की यदि हम बात करें तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या है, ये कहलाता है मोनोमर। क्या कहलाएंगे ये, मोनोमर। और जब ये मोनोमर आपस में पॉलीमराइज होगा तो पॉलीमराइज होने के बाद फॉर्म होगा क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड। क्या फॉर्म हो गया, न्यूक्लिक एसिड। अगेन फिर से स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोगों को एक्चुअली स्टडी जो करना है वो क्या करना है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या बोला है, हम लोग यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोगों को जो डिस्कस करना है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे बेटा हम लोग जो स्टडी करेंगे, तो रेप्लिकेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। फिर हम लोग क्या बेटा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद बेटा इनका रेगुलेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। साथ ही साथ जेनेटिक कोड क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे पहली चीज तो रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं। जैसे कि सपोज बेटा ये जो है ये डीएनए है, डीएनए जब बेटा इसका कॉपी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैंने आपको एक नोट्स दिया और ये जो नोट्स है, अब आपके क्लास में 128 स्टूडेंट यदि है मान लो, और मैंने आपको सिर्फ एक सिंगल जेरॉक्स कॉपी दिया, एक प्रिंट आउट दिया मैंने आपको, अब आपको 128% को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, आप उसका वेरी गुड क्या करोगे, जेरॉक्स करवाओगे।
जेरोक्स कितनी करोगे, 1 2 3 4, जितना नीड है। वेरी गुड, कितना जितना नीड है उतना। तो डीएनए का काम क्या बेटा, पहली चीज तो हम यहाँ पे जो डेफिनेशन दिख रहा है वो हम देख रहे हैं बेटा रेप्लिकेशन का। तो रेप्लिकेशन का जो डेफिनेशन है क्या होगा बेटा, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से डीएनए की कॉपी होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर डीएनए फ्रॉम वन पेरेंटल डीएनए। तो वन पेरेंटल डीएनए से जब टू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा क्या चीज, रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसे, रेप्लिकेशन। क्लियर हो गया, डीएनए से डीएनए की कॉपी करते हैं हम लोग। अभी इसके बाद नेक्स्ट वहां पे क्या दिया था, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब अब ये डीएनए है, इस डीएनए से हम क्या करेंगे, डीएनए से जब यहाँ पे इस तरह से आरएनए बनेगा, तो डीएनए से जब आरएनए का सिंथेसिस जब होगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हुआ ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट बेटा ट्रांसक्रिप्शन के बाद अभी इसका रेगुलेशन। अब रेगुलेशन जैसे कितना कॉपी चाहिए आपको, तो आप बोलोगे सर जितने स्टूडेंट उतनी कॉपी चाहिए, कितने स्टूडेंट है, तो ये जो कंट्रोलिंग है इसका रिकॉर्ड किसी ना किसी के पास होगा, वो बताएगा कि इतनी कॉपी करके लेके आ जाओ, तो आप जाओगे अपना कॉपी करके ला लोगे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इसका रेगुलेशन भी होगा। बट ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक डिफेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और डिफेंस डिपार्टमेंट में जब हम काम कर रहे हैं और हम अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ उस पर्सन तक ही पहुंचाना चाहते हैं जिसको नीड है, क्योंकि बाजू में जो गैंगस्टर्स है, जो आतंकवादी वहां पे बैठे हुए हैं, यदि मान लो बाई चांस वहां पे वो गैंगस्टर्स क्या कर सकते हैं बताओ, यदि वो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकती है ना प्रॉब्लम। या फिर देखो फॉर एग्जांपल आर्मी में है, कुछ पुलिस वाले हैं, सब अलग अलग है। अब कुछ आतंकवादी जो है वो कुछ कोड वर्ड पे बात कर रहे हैं। अब कोड वर्ड ऐसा बोलते हैं कि हाँ, बड़ी मम्मा जो है, बड़ी अम्मा जो है वो सप्लाई करती है, छोटी अम्मा जो है वो सप्लाई होने की है। दो पेटे जब मिलेंगी, दो खोखा जब मिलेगा, तब जाके छोटी अम्मा भी मिलेगी और बड़ी अम्मा वहां तक के पहुंचेंगी। आपने सुने होंगे कुछ मूवी में इस तरह से होता है। हाँ वेरी गुड, मतलब आप वहां पे आप बैठे हुए हो, किसी पुलिस वाला पर्सन या आर्मी में पकड़ लिया, अच्छा कोड वर्ड में बात करते हो, मैं बताता हूँ, चला बड़ी अम्मा छोटी अम्मा बता कहाँ छुपा के रखा है। तो इसी तरह से बेटा ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये एक कोड वर्ड के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, वो कहलाता है जेनेटिक कोड। इस कोड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे तब बनेगा एक अमीनो एसिड, और वो जो सीक्वेंस है उससे बनेगा एक प्रोटीन। ठीक है, और इसका रेगुलेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है हम बेटा इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। चलो अभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। बेस्ट नहीं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेल मी। रेप्लिकेशन का मतलब होता है बेटा डीएनए से डीएनए का कॉपी होना, formation of two daughter DNA from one parental DNA. This process is known as replication. Transcription means formation of mRNA from DNA. This process is known as transcription. आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ डेफिनेशन याद रखो। गायत्री, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ओके वेरी गुड। चलो कुछ लोगों के चैट पर रिस्पॉन्स है, देख लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। अभी आप लोगों से कुछ लोगों से क्वेश्चन रहेंगे बेटा, जो रिस्पॉन्स करना है। पता तो चले कितने लोगों ने क्लास को अटेंटिव किया हो। बेटा एक बार चैट में रिस्पॉन्स करेंगे, यहाँ तक क्या समझाएगा आप लोगों को, सभी लोग जल्दी से। यस यस यस, तन्वी, आयशा, गायत्री, नितिशा, तुषार, जमीनी, कृणाल, वेरी गुड। कृणाल आपका रिस्पॉन्स मिला, अच्छा लगा। गुड गुड टीचर, वेरी गुड वेरी गुड। अमन, अंकिता, चलो बहुत फास्ट चैट आ रहा है। ओके गुड, चलो कुछ लोगों से क्वेश्चन करते हैं। पहले हम लोग तृप्ति, रेज हैंड, व्हाट इज प्रॉब्लम योर तृप्ति? तृप्ति तृप्ति बोलो बेटा, तृप्ति पटोले बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? हैंड ऊपर है आपका, ओके। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा हैंड रेज करो, किधर हो? प्रतीक्षा हैंड रेज करो, प्रतीक्षा नहीं है। रेप्लिकेशन क्या होता है मुझे बताओ। ओके गुड। पल्लवी हैंड रेज करो, जिसका नाम लूंगा हैंड रेज करना बेटा, रिस्पॉन्स करना है। ओके चलो, दो स्लाइड और बची है, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर आगे का पोर्शन हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ, देखो जल्दी जाओ उधर। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है वो समझे। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो कंसेप्ट है डीएनए क्या होता है वो समझे। जेनेटिक कोड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे डेफिनेशन को देखते हुए फाइनली हम लोग इसका रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ तक पहुंचे। बेटा जितना भी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ये बेटा सिर्फ और सिर्फ हम लोग आज यहाँ पे छोटे से कंसेप्ट दिख रहे हैं।
ये सारा पार्ट हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका एक एक पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ क्लियर हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यदि आपको भरोसा ही नहीं है कि सर कुछ करा पाएंगे तो बेटा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करा पाएगा। सबसे पहले आपको भरोसा रखना है, थोड़ी सब्र करना है बेटा, क्योंकि क्या है बहुत से पार्टिसिपेंट न्यूली ज्वाइन हुए हैं, ऑनलाइन क्लास का सभी को आइडिया नहीं है, शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है पर धीरे धीरे करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सब्र करोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, आप बोलोगे कि पहले दिन आया, पहले दिन में हर चीज पॉसिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो लास्ट 15 डेज से जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनसे पूछो शुरुआत में उनको कितनी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आज उनसे पूछो कितना अच्छे से समझ रहे हैं उनको। ठीक है, तो लास्ट 15 डेज से वो लोग क्लास किए हैं, रेगुलर क्लास की, अटेंटिव रहे, तब वो इस चीज को बेटा हासिल किया है, कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती। ठीक है, और जो आप स्टेथोस्कोप जो अर्न करने वाले को खरीद नहीं सकते आप बेटा, उसको कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखिए बेटा यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब देखिए बेटा जैसे कि हम ये एक सेल की बात कर रहे हैं, इस सेल में हम लोग न्यूक्लियस देख रहे हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस हम लोग देख रहे हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ जीन्स इसमें प्रेजेंट है, जेनेटिक कोड की तरह इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है इस तरह से छिपी हुई है। ओके, अब ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे देखिए बेटा, तो पहली चीज तो शुरुआत में हम लोग नहीं जानते थे कि डीएनए में किस तरह का इंफॉर्मेशन, ये डीएनए है जैसे, तो इस डीएनए बेटा इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इस डीएनए के पास प्रेजेंट है। यदि हमने जीनोम के सीक्वेंस को पहचान लिए तो हम बेटा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज ये पॉसिबल हो पाया बेटा, न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स, जीन का सीक्वेंस आज हम पहचान पाए बेटा, उस जीन की क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सा जीन कब एक्सप्रेस होगा तो क्या करेगा। आपने देखा बेटा हर किसी की हाइट अलग अलग होती है, हर किसी की आईज का कलर अलग होता है, स्किन का कलर अलग होता है, बेटा जीन क्या वही है नहीं, नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है और सभी जीन्स के जो है अलग अलग टाइप के काम है, अलग अलग टाइप के फंक्शन है। ओके, तो इस तरह से ठीक है, क्या होगा बेटा, जो जीनोमिक्स है इससे हम लोग जीन का स्टडी कर सकते हैं, और उस जीन के स्टडी की हेल्प से हम लोग बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां पे बहुत सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। आज ये पॉसिबल हो पाया बेटा, हमारा साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत कुछ कर सकता है। अभी कैसे होगा, ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो ये सारी चीजें बेटा हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरह से बेटा हमको बेटा ह्यूमन जीनोम का क्या सीक्वेंस है, उनसे क्रोमोसोम कहां पे प्रेजेंट है, उसका रोल क्या है, आज हमें पता चला। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, क्या रोल है इसका, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें बेटा आज नहीं जान पाए। समझ गए? ओके, तो उनका सीक्वेंस क्या है, उनका को सीक्वेंस क्या है, कंसीक्वेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, अब देखिए इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें जो अंडरस्टैंड करना है, ओके, मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल दैट इज हमारे लिविंग सिस्टम में जो है वो है क्या, डीएनए। वेरी गुड, डीएनए। तो डीएनए जो है इसका सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है और व्हाई इज द मोस्ट अबाउंडेंट जेनेटिक मटेरियल, और इसका आरएनए के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, ये हम स्टडी करेंगे कहां पर, इस चैप्टर में। ओके, फिर डीएनए होता क्या है, इसका रोल क्या है, ये मैंने 10 आपको लास्ट 11 के लेक्चर में बायोमोलिक्यूल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कराया हूं। अगेन आप लोग इस चैप्टर को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझेगा। तो डीएनए में हम लोगों ने क्या देखा था, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। डीएनए बेटा क्या चीज, डीएनए का जो लेंथ है एक सेल में, ये डीएनए, इस डीएनए का लेंथ कितना रहेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा बेटा, कितने वहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड उस डीएनए के पास प्रेजेंट है उतना ही लंबा डीएनए होगा। ओके, और इसी डीएनए की हेल्प से बेटा ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा, याद रखेंगे। एक बैक्टीरियोफेज की हम बात करें, बैक्टीरियोफेज बेटा ये एक वायरस है, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है, और बैक्टीरियोफेज के साथ ही साथ 5 इंटू 174, क्या बताया यहाँ पे, 5 इंटू 174 ये भी एक वायरस है। यहाँ पे मतलब ये जो है क्या बता रहा हूं मैं, बैक्टीरियोफेज जो है इसका एक एग्जांपल कौन सा, 5 इंटू 174, ये कितने न्यूक्लियोटाइड से बना बेटा, 5386 न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। एक मिनट बेटा, कुछ लोग प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बेटा मीटिंग को, बैक्टीरियोफेज जो है इसका एक एग्जांपल कौन सा, 5 इंटू 174, ये कितने न्यूक्लियोटाइड से बना बेटा, 5386 न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। एक मिनट बेटा, कुछ लोग प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बेटा मीटिंग को लीव करके रिज्वाइन कर रहा, वॉइस क्लियर हो जाएगी, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। ओके, अभी वॉइस क्लियर है कि बेटा, एक बार बताना सभी लोग जल्दी से, यस नो,
यस यस यस, नो नो नो, यस यस, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, पुल्ला कल्याणी, यस रुचिका, यस साइली, यस वंश, यस ऐश्वर्या, यस बिल्कुल सही लोग। ओके गुड, थैंक यू बेटा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम होगा तो। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले जो स्टडी की है, इसमें मैंने ये बताया बेटा जीनोमिक्स क्या होता है। जीनोमिक्स मीन्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि हम देखें क्या चीज, जीनोमिक्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, जीन्स का सीक्वेंस का हमको स्टडी करना है। ह्यूमन जीनोम कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, उसका रोल क्या है, तो वो हम बेटा कहाँ पे, जीनोमिक्स में हम स्टडी करेंगे। जीनोमिक लाइब्रेरी होता है जैसे जीन का जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद बेटा ह्यूमन जीनोम का क्या सीक्वेंसिंग है वो हम स्टडी करेंगे। इसी के साथ साथ बेटा सबसे पहले हमको जो अंडरस्टैंड करना है कि लिविंग सिस्टम में मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, डीएनए, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ डीएनए क्यों मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका क्या रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करेंगे। फिर डीएनए जैसे कि हम जानते हैं कि लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, डीएनए का लेंथ जो है किस पर डिपेंड करेगा बेटा, उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दो टर्म दिए बेटा याद रखना, एक तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखो डीएनए की यदि बात करें तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं बेस पेयर। ठीक है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड होता है, ये दोनों स्ट्रैंड जब आपस में ज्वाइन होती है तो इस तरह से यहाँ पे जो पेयरिंग होती है तो ये कहलाते हैं बेस पेयर। तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने प्रेजेंट है, या फिर आरएनए की बात करते हैं कुछ वायरस में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो यहाँ पर बेटा सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने प्रेजेंट है, किसमें बेटा जो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वो देखेंगे। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ बेस पेयर कितने प्रेजेंट है। देखो इस स्लाइड में आपको बताया हुआ है, यहाँ पे डीएनए में हमको डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसे, तो डीएनए का लेंथ किस पर डिपेंड करेगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर, या फिर डीएनए का लेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ बेस पेयर पर। ठीक है, साथ ही साथ उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन होता है ये हमें पता चलेगा। तो बेटा एक बैक्टीरियोफेज है जिसका एक एग्जांपल है 5 × 174। इसमें देखो डायरेक्टली क्या बताया, 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयर की बात नहीं हो बेटा। मतलब यहाँ पे इस बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होगा वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। कैसा होता है बेटा, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, समझ गए, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज कौन सा, लैम्डा। अब इसके बारे में बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस बेटा, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है इसलिए उसका नाम बैक्टीरियोफेज बोला है। तो एक बैक्टीरियोफेज 5 × 174, यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड की बात करी, बट बैक्टीरियोफेज लैम्डा यहाँ पे बेस पेयर की बात करें क्योंकि इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें कितने 48502 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो 48, ठीक है, प्लस 2 कितना आ जाएगा 50 और आगे 2 ऐसे याद रखना। 48502 बेस पेयर जो है किसका प्रेजेंट बेटा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में। 5 × 174 यदि आप याद रखोगे तो आप डायरेक्ट याद रखना 5, 5 मतलब 5 जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है, और 5 फिर 386 इस तरह से याद रख लो। फिर इसके बाद इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई में जो डीएनए का जो लेंथ होता है कितना होता है बेटा 4.6 इंटू 10⁻6, 6 का रिलेशन 6 के साथ याद रखना, और बेस पेयर की बात हो रही है यहाँ पर ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन देखो 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। बेटा ये हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, पेयर में कितने होंगे 23। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैप्लॉइड कंटेंट की बात करेंगे, डिप्लॉइड की बात करेंगे तो 3.3 कितना आएगा, डबल हो जाएगा, ये भी कितना आएगा बेटा, डबल हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 3.3 इंटू 10⁻9, तो 3 इंटू 3 होता है, मल्टीप्लाई करो 9 जाता है, ऐसा याद रख सकते हो। तो इक्वलाई भी और सारी बहुत आसानी से याद कर सकते हो बेटा, बहुत ट्रिकी है, इजीली आप याद कर लोगे। ठीक है, चलो क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक के आप लोगों का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर, कुछ प्रॉब्लम नहीं गई होंगी, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जिनका प्रॉब्लम था। 88 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोग आई डोंट नो किधर चले गए। ओके, सेजल वंस वंस वो वेक्टर फेज वाला एग्जांपल जो है उसमें फाइव की वैल्यू नहीं होती बेटा, यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं लगाना आपको, वेक्टर फेज का एग्जांपल है ये 5 × 174 नाम है बेटा, एक नेम वंस। क्लियर हुआ बेटा, गौरव बोलो बेटा, गौरव क्या प्रॉब्लम है बोलो। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए का मतलब होता है बेटा, देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड तो होता है, हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ जीन या क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड मींस क्या होता है 2n। ठीक है, तो n मींस क्या होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब जैसे कि ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, जैसे क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो है ऐसे पेयर का होता है, फीमेल में XX क्रोमोसोम होगा और मेल में क्या होता है XY क्रोमोसोम होता है, समझ गए। तो जब क्रोमोसोम जब आपस में पेयर में होते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा डिप्लॉइड, और क्रोमोसोम जब आपस में सिंगल होते हैं तो कहलाते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए जो होता है उसमें 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर इतना प्रेजेंट होता है। वैष्णवी बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, वैष्णवी बंजारी बहुत जैसे आपका हैंडल बोलो बेटा। ठीक है बता दे रहा हूँ, सही क्या प्रॉब्लम बेटा बताओ। गौरव प्रॉब्लम सॉल्व आपका बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व होता तो हैंड लोअर कर दिया करो। गायत्री बोलो बेटा, माइक ऑफ करो, गायत्री बोलो, मैं अनम्यूट दे रहा हूँ आपको, एक्सेप्ट करो बोलो, इसमें नहीं बोलो।
जीनोम मींस बेटा क्रोमोसोम को कहते हैं, जीनोमिक्स मींस एक ब्रांच जिसमें हम उसका स्टडी कर रहे हैं। गायत्री लो हैंड एक्सेप्ट करो बेटा, बोलो। हाँ बेटा बैक्टीरियोफेज सारे बैक्टीरियोफेज नहीं आते हैं, कुछ बैक्टीरियोफेज जो है उसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, वो सिंगल स्टैंडर्ड। ये बेटा नेचर का क्रिएशन है, हमारा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है ओके हाँ। गायत्री आपका क्या प्रॉब्लम था बेटा? हैंड ऊपर आपका डबल करो। कौन सीक्वेंस वाला स्लाइड जो नहीं समझा, देखो बेटा क्या बताया यहाँ पर, कौन सा स्लाइड था देखिए। इन द लास्ट सेक्शन मींस जो हम लोग एनसीईआरटी जो है, करो बेटा क्या करो, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है क्या, मैसेज करो अभी। देखिए बेटा ये हमारा एनसीईआरटी है, ये जो हमारा एनसीईआरटी का जो बुक है, इस बुक में इस चैप्टर में हम लोग लास्ट सेक्शन जो है, देखो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे चैप्टर देखो, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिर हम और आगे गए और आगे गए, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज, फाइनली हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये ट्रांसक्रिप्शन आया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन के बाद फाइनली ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ठीक है, लेग ओपेरॉन मॉडल, लेग ओपेरॉन होने के बाद फिर यहाँ पे बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, ठीक है, तो इसमें बेटा नंबर ऑफ जीन जो ह्यूमन की बॉडी में जो प्रेजेंट है उसका सीक्वेंस कैसा है, उसका सीक्वेंस बदल दिया जाए तो क्या हो सकता है, ये सारी चीजें बेटा हम लोग स्टडी करेंगे कहां पर, जीनोमिक्स में। तो ये जो स्लाइड यहाँ पे बताया है कि इन द लास्ट सेक्शन इसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, और उसका सीक्वेंस क्या है, उसमें फेरबदल होता है तो क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तेजस्वनी इकोलाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इकोलाई का। और किसी का कुछ प्रॉब्लम है, रेज योर हैंड प्लीज। गौरव बोलो बेटा। बेटा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मींस शायद आपके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है, देखो एक बार। हाँ हाँ बेटा जिससे जाना जा सकते हैं अभी। चलो मैं मीटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ अभी। क्या बोले, अच्छा हाँ वो